मेरे साथ ही चलोगे? क्यों? तुम बस पैसे खर्च करवाओ। क्या आज मार्च तो नहीं जाएंगे? यार चले, थोड़ी सस्ती तो आने लोग। 380 रुपए का टिकट है, कौन से 380? कितने का? 200 का? अरे नहीं रे, 200 का कहाँ मिल रहा है? सुबह का 200 का? क्या बात कर रहा? देखता हूँ, अगर 200 का होगा तो बढ़िया है, फिर चल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 380 में तो नहीं जाऊंगा। लो भाई, AS13 का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। करवा दो रिवीजन। चलो देखो जरा, AS13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट पर है, इंपॉर्टेंट एएस है, बहुत सारी जगह इससे यूजेस हैं, आपने देख लिए, बहुत सारे अपन चैप्टर में इसको यूज किया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलते हैं, देखो भैया कि इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। तो मैंने आपसे बोला था इन्वेस्टमेंट वो असेट्स हैं जो हमने रखे हुए हैं इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट या कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस से। या तो हमने इंटरेस्ट कमाने के लिए, या डिविडेंड कमाने के लिए, या रेंट कमाने के लिए, या कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पस से होल्ड किया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी चीज का भाव बढ़ाने के लिए रखा है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो स्टॉक है। ध्यान रहेगा कि नहीं? फिर मैंने आपसे बोला था, देखो AS13 जो है ना, वो इन 4 चीजों पर एप्लीकेबल नहीं है। पहला, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन रेंट। इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन रेंट की एंट्री कौन सी डेट पे चली जाएगी, ये AS13 डील नहीं करता। आप सारे बच्चे पढ़ चुके हो, ये कौन डील करता है? AS9 डील करता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो यार। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग लीज। कौन सी लीज? फटाफट बोलो। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में इंटरेस्ट की एंट्री कैसे होगी, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी, कब होगी, कहां जुड़ेगा, क्या होगा, वो कौन डील करेगा? AS19 डील करेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, अगर आपने कुछ ऑफर कर रखे हैं और उन प्लान को चुकाने के लिए आपने कहीं पैसा लगा रखा है, जिनको AS15 में प्लान असेट्स के नाम से बोला जाता है, वो प्लान असेट्स ही इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो AS15 डील करता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, सारे बच्चों को मैंने आपको बताया था कि इनके लिए इनके खुद के रेगुलेशंस हैं कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, जैसे हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। समझ में आया कि नहीं? ऐसी कोई सिक्योरिटीज हैं तो इनके लिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज के खुद के रूल हैं, तो वो ही बताएंगे, उन पर भी AS13 इज नॉट एप्लीकेबल। तो बैंकिंग कंपनी पर भी AS13 इज नॉट एप्लीकेबल। निगेटिव एस ध्यान रखना है सारे बच्चों को। उसके बाद ध्यान रखना है, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनका आपको वैल्यूएशन करना सिखाया था मैंने। एक मैंने आपसे बोला था करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? नॉन करंट होते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं? तो मैंने बोला था ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनका इंटेंशन 12 महीने के अंदर अंदर सेल करने का है, वो सारे इन्वेस्टमेंट कौन से इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। चाहे वो कोटेड हो चाहे वो नॉन कोटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इन्वेस्टमेंट को आप वैल्यू करोगे कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पर। वैल्यूएशन करने पे अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उसके बाद आपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पढ़े थे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनका इंटेंशन मोर देन 12 मंथ होल्ड करने का है, तो उन इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे। अगर उसमें कोई परमानेंट रिडक्शन आ गया है ड्यू टू एनी कंटेंजेंसी, तो मैंने आपसे बोला था उस केस में उस असेट पर आप जितना परमानेंट डिक्रीज या वैल्यूएशन होगा उसका आप क्या बनाओगे? प्रोविजंस बनाओगे। क्या बनाओगे? प्रोविजन। और प्रोविजन बना के कैंसिल करोगे। क्या ये सबको समझ में आ गया था? फिर मैंने आपको बताया, देखो वैल्यूएशन जब आप करोगे तो वैल्यूएशन आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का करोगे, इंडिविजुअल बेसिस पर। ज्यादा से ज्यादा आप सेम कैटेगरी ले सकते हो, लेकिन ग्लोबल वैल्यूएशंस अलाउ
नहीं है कि आप टोटल सारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ले लो, सारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ले लो और रिचेबल लेवल ले लो, ऐसा अलाउ नहीं है। आप वैसे तो इंडिविजुअल बेसिस पे करना है, ज्यादा से ज्यादा आप सेम कैटेगरी को बेस बना सकते हो। क्लियर है कि नहीं? फिर मैंने आपसे बोला था देखो आईसीआई दो तरह के क्वेश्चंस आपको देता है, एक फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी का और दूसरा कौन सा देता है, फटाफट बोलो, वेरिएबल इनकम से बियरिंग सिक्योरिटीज का। जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने आपसे बोला था कि देखो इन क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखने का है, आपको ध्यान रखने का है कि भैया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी। सबसे पहले अगर हम फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी की बात करें तो मैंने आपसे बोला था फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में एक्स प्राइस ही कॉस्ट का पार्ट होगी, कम इंटरेस्ट कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कम इंटरेस्ट खरीदे हैं तो उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया था कि नहीं, बोलो। और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्राइस आएगी वो प्राइस कौन सी कहलाती है, फटाफट बोलो, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कहलाती है। उस एक्स इंटरेस्ट प्राइस में मैंने आपसे बोला था जोड़ दोगे आप, कोई कमीशन ब्रोकरेज एसटीटी वगैरह है तो आप ऐड कर दोगे। और ये परसेंटेज किस पे लगेगा, मैंने बोला था जो वैल्यू गिवन है, अगर कम गिवन है तो कम पर, एक्स गिवन है तो एक्स पर लगेगा। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था इसमें जोड़ोगे स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी हमेशा ही एक्स प्राइस पे लगेगी, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबको याद आया कि नहीं, बोलो। और कोई दूसरा खर्चा है तो वो भी एसेट की कॉस्ट में जोड़ दोगे, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। सेल कर रहे हो तो मैंने बोला था कमीशन वगैरह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है सेल पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी को यहाँ कंसीडर नहीं करोगे। सबको समझ में आ गया था कि नहीं, ये अपन ने डिस्कशन किया था। अब इसका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं जिसमें लगभग सारे पॉइंट ही यहाँ कवर हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा वैल्यूएशन हमेशा आप वेटेड एवरेज प्राइस लेकर के करोगे। कौन सी प्राइस लेकर के करोगे, जोर से बोलो, वेटेड एवरेज प्राइस लेके ही सॉल्व करना है, हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा भी दे देता हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्लियर है कि नहीं? देखो एक क्वेश्चन अपन यहाँ देख भी लेते हैं तो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। बेसिकली ध्यान रखना रहता है आपको इंटरेस्ट का। बेसिकली किसका ध्यान रखना रहता है बेटा, इंटरेस्ट का। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि नहीं? आपको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बनाओगे पहले तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाओगे, जोर से बोलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने कहां कर रखे हैं उसका नाम ब्रैकेट में लिखने का, यहां पर कि आपने कहां कर रखा, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा रखा है, आप यहां लिख दो। क्लियर है कि नहीं? फिर आप जब 6% गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा रहे हो तो अब आपको यहां पर कॉलम बनाना रहेंगे। मैंने बोला था अमाउंट के कितने कॉलम बनाओगे, यहां पर 3 कॉलम आपको अमाउंट के बनाना है। 3 कॉलम में अमाउंट के एक कॉलम आपका होगा यहाँ पर किसका, फटाफट बोलो, डेट का। किसका होता है, डेट का। और एक हो जाएगा पर्टिकुलर का। सेम यहाँ भी एक कॉलम आपका डेट का हो जाएगा और 3 कॉलम यहाँ वापस आ जाएंगे आपके अमाउंट वाले कॉलम। क्या ये सबको समझ में आ गया था, बोलो। तो ये अपना क्या बन गया, फटाफट बोलो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन गया। क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट। तो डेबिट क्रेडिट यहां लिख देते हैं, डेट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर वाला कॉलम, जो हो गई फेस वैल्यू, ये हो गया आपका, मैंने हमसे बोला था इंटरेस्ट वाला कॉलम। और ये कौन सा कॉलम हो गया, कॉस्ट। यहाँ फिर से डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया। यहाँ आएगी फेस वैल्यू, यहाँ क्या आता है, जोर से बोलो, इंटरेस्ट। और यहाँ क्या जाती है, कॉस्ट। ये हमने बना लिया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में सब कुछ इंटरेस्ट को लेकर के कुछ रूल याद रखना है। सारे बच्चे वो रूल्स ध्यान रखें तो ये क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला रूल है कि आप बनाओगे टाइमलाइन। क्या बनाओगे, जोर से बोलो। और इस टाइमलाइन के हिसाब से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे।
टाइमलाइन में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले ध्यान से सुनना, टाइमलाइन में आप सबसे पहले ये लिखोगे कि आपका ईयर एंड और बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या है। तो आप क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन इज सेइंग कि बुक्स एवरी 31 दिसंबर को क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देते हैं 31 दिसंबर को। दैट मींस आपका ईयर हो गया जो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से और कहां तक जा रहा है, फटाफट बोलो, 31 दिसंबर तक। आपको इस पीरियड की अकाउंटिंग करना है, ये टाइमलाइन आपको बना लेना है। रूल नंबर 1, सबसे पहले क्या बनाओगे? जोर से बोलो, टाइमलाइन, ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। समझ में आया? अब इस टाइमलाइन में आपको क्या करना रहता है? टाइमलाइन में आप लिखो ड्यू डेट। क्या लिखोगे यहां पर? ड्यू डेट, कि भाई ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट की ड्यू डेट दी होगी, जैसे दे रखी 31 मार्च और क्या दे रखी, फटाफट बोलो, 30 सितंबर दे रखी है कि नहीं? तो आप यहां फिट कर दो। एक ड्यू डेट आ रही है हमारी, कौन सी, फटाफट बोलो, 31 मार्च, और दूसरी कौन सी आ रही है, 30 सितंबर। आप ये डेट फिक्स कर दो। क्लियर है कि नहीं? और एक और चीज, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के पहले डेट क्या रही होगी वो भी यहां फिट कर दो। बताओ, 31 मार्च के पहले क्या रही होगी? 30 सितंबर रही होगी। आप एक डेट और लिख करके छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। समझ में आया कि नहीं? बोलो, अकाउंटिंग हमको यहां से यहां तक ही करना है, लेकिन ये प्री वाला डेट भी लिख करके रख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं? बोलो, ये डेट आपकी कौन सी डेट है? ड्यू डेट। कौन सी डेट है बेटा? ड्यू डेट। इसको बोलते हैं टाइमलाइन। इसको क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब ये है कि आपको हर डेट पर इंटरेस्ट निकालना है। ड्यू डेट पर जब भी इंटरेस्ट निकलेगा तो वो 6 महीने का ही निकालना है। बिना दिमाग लगाए आप 6 महीने का कैलकुलेशन करोगे। समझ में आ रहा कि नहीं? बाकी इस टाइमलाइन में कुछ भी फिट करोगे तो आपको पीछे जाके ड्यू डेट देखना है। क्या देखना है? पीछे जाके ड्यू डेट देखना रहती है। समझ में आया कि नहीं? चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि 1 मार्च 2017 को ओपनिंग में हमारे पास 60,059 के थे। आप लिख दो 1 जनवरी। 1 जनवरी 2017 को हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब ओपनिंग बैलेंस था 60,000 फेस वैल्यू का। इंटरेस्ट वाला बाद में भरेंगे 59,000। कितना, फटाफट बोलो, 59। ध्यान रखना, अगर डेट ड्यू डेट ही है तो इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ड्यू डेट के आगे पीछे की डेट होगी तो इंटरेस्ट हर चीज में कैलकुलेट करना है। समझ में आया कि नहीं? अब आप 1 जनवरी पर हो यहां। अब जरा सोचो, क्या ये डेट ड्यू डेट है? ये ड्यू डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट निकलेगा। कहां से निकलेगा? इससे पीछे, हर डेट से पीछे जाना है। बताओ कितने महीने हो रहा है इस डेट से पीछे गए तो कितने महीने मिले? 3 महीने। तो पहला वर्किंग नोट आप यहां यही बनाओगे, वर्किंग नोट नंबर 1। यहां आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी 2000, कौन सा है, 17 ना, 17। ठीक है, किस पे निकलेगा इंटरेस्ट? फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितनी है? 60,000। रेट क्या रहेगी? 6%। कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का। निकाल लो, कितना आया? 900। ये 900 का इंटरेस्ट आ गया। ये यहां फिट कर दो, काम खत्म, बिना दिमाग लगाए। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान रखना, ड्यू डेट पर होगा अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर तो इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। कब निकालोगे? जब ड्यू डेट के अलावा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो पीछे का इंटरेस्ट काउंट करना है। चलो आगे क्या हुआ? बोले 1 मार्च आया। क्या आया? जोर से बोलो, 1 मार्च। ये हम यहां फिर से आ गए। 1 मार्च हमने डेट डाली। टाइमलाइन में जैसे ही आपने 1 मार्च लिखा, क्या ये ड्यू डेट है? नहीं। पीछे जाओ, पीछे जाओगे तो कितने महीने दिख रहे हैं? आप जरा देख लो, लास्ट ड्यू डेट कितने दिख रही है? सितंबर से यहां तक कितने महीने हो गए? तो दैट मीन्स अब मेरे को 5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले ये टाइम लिख लिया करो कि भैया मेरे को 5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है।
और चूंकि आपने खरीदा है इसलिए वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा, और यहां लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या निकालेंगे, जोर से बोलो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबको याद रहेगा कि नहीं, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, कौन सी तारीख को खरीद रहे हैं, डेट लिख लो 1 मार्च 2017। सबसे पहले लिखा करो कम प्राइस, इसमें से क्या माइनस करना है हमको, इंटरेस्ट, फिर माइनस करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सबको याद रहेगा कि नहीं, ये फिट कर लिया। देखो क्वेश्चन में कौन सी प्राइस दे रखी है, क्वेश्चन में कौन सी प्राइस दे रखी है, बोल रहा है एक्स, कौन सी दे रखी है, कितनी यूनिट खरीदी है, 100। सारे बच्चे बताओ हमको इनमें से एक की वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल गई 100 इंटू 98, बताओ कितना हो गया, 9800 लिख दो। अब इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकलेगा फेस वैल्यू पर, तो भैया 100 है इंटू 100 रुपए फेस वैल्यू, इंटू परसेंटेज आपको पता है कितना, 6%। महीने आपने काउंट कर ही लिए ऊपर, कितने थे 5, जल्दी से 5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आ गया 200। मतलब कम इंटरेस्ट प्राइस क्या रही होगी इसकी, प्लस कर दो, बताओ कम इंटरेस्ट प्राइस क्या रही होगी, 10,000। समझ में आया कि नहीं। अब क्वेश्चन में देखो कोई ब्रोकरेज कमीशन है क्या, अगर ब्रोकरेज कमीशन होता तो जोड़ देते, अगर यहाँ आपको कुछ ब्रोकरेज कमीशन कुछ भी दिखता है तो क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, कुछ भी नहीं है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। यही मेरी क्या हो गई, फटाफट बोलो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। जल्दी से बताओ कितना आ गया, 9,800। अब मैं ऊपर फिट कर दूंगा, ये मेरा वर्किंग नोट बनके तैयार है। मैं यहां लिखूंगा 1 मार्च 2017, यहां लिखूंगा टू बैंक, 100 खरीदे, मतलब फेस वैल्यू कितनी कहलानी, 10,000, इंटरेस्ट कितना दिया 250, कॉस्ट कितनी हो गई 9,800। बताओ किसी को कोई दिक्कत, बस इस तरह से आपको वैल्यू फिट करते हुए जाना। अब बोल रहा है जुलाई, 1 जुलाई, तो क्या जुलाई के पहले आपको ड्यू डेट मिल गई, अगर जुलाई के पहले ड्यू डेट आ रही तो पहले ड्यू डेट का कैलकुलेशन, हर डेट पे इंटरेस्ट निकालना है। अब ड्यू डेट आ गई तो टाइम काउंट करने की जरूरत नहीं है, ड्यू डेट पे कितने महीने, 6 महीने। अब 6 महीने का इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा, तो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट 31 मार्च 2017। कितने की फेस वैल्यू आपके पास है, 60 पुराना का 10 और खरीदा, टोटल मिला के कितना हो गया 70। 70,000 पर 6% से 6 महीने का इंटरेस्ट, यहां टाइम काउंट करने की जरूरत नहीं है। बताओ कितना, सुनाई नहीं दिया क्या, 2100 का इंटरेस्ट मिल गया। बस ये उठा करके लिख दो 31 मार्च को हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो यहां लिख दो बाय बैंक। कौन से वाले कॉलम में लिखना रहता है, इंटरेस्ट वाले कॉलम में कितना आया था आपका 2100, 2100। काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ो टाइमलाइन में, आगे टाइमलाइन में वही आया 1 जुलाई, और 1 जुलाई को हमने 200 यूनिट बेच दी, या 200 यूनिट बेच दी 1 जुलाई को, तो पहले तो जुलाई लिख लो 1 जुलाई, ये लो मैंने लिख दिया 1 जुलाई। अब मैंने क्या बोला था, कोई भी डेट लिखो तो पीछे जाना है, पीछे की ड्यू डेट देखो कौन सी मिल रही है, बताओ बेटा 31 मार्च। कितने महीने हो गए 31 मार्च से 1 जुलाई तक, अप्रैल मई जून, कितने महीने, मतलब ये हमको पता चल गया इस जुलाई वाले ट्रांजेक्शन पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। ऐसे टाइम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर है कि नहीं, दम ही नहीं इस चैप्टर में, क्लियर है कि नहीं। 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो भाई 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। अब ये 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ हम क्या क्या निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस ऑब्लिक प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और क्या निकालोगे, जोर से बोलो,
एंड स्टॉक, इसी समय का स्टॉक कितना, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हम वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे। बोलो सारे बच्चे बताओ, अगर फीफो फॉलो कर रहे हो तो स्टॉक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले वाले आइटम में से बिक रहा होगा तो अपने आप ही कैलकुलेशन हो जाता है। वेटेड एवरेज में ज्यादा समस्या आती है। अच्छा ये शुड पूछता भी क्या है, फीफो नहीं पूछता, क्या पूछता है, वेटेड एवरेज पूछता है। क्लियर है, तो वेटेड एवरेज पर ज्यादा फोकस करना। क्लियर है कि नहीं, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही आप लिखोगे कम प्राइस, इसमें से क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट, तो क्या आएगा, एक्स। अब क्वेश्चन में इनमें से एक चीज दी होगी तो देख लो क्या दे रखी है, एक्स इंटरेस्ट दे रखा, कितनी है 200। तो भाई क्या करना है आपको पता है, 200 इंटू, जल्दी से बताओ, 200 इंटू 100, बताओ कितना, 20,000। ये एक्स इंटरेस्ट हो गया। बोलो सारे बच्चे बताओ यहां क्या करोगे, 100 क्यों किया, 100 रुपए एक्स प्राइस है, 100 रुपए ही बोला था, बोलो मल्टीप्लाई कर दी। अब सारे बच्चे बताओ इंटरेस्ट निकालना है कि नहीं, इंटरेस्ट निकाल लो। 200 फेस वैल्यू भी 100 ही है, रेट कितने परसेंट है, महीने कितने, तो बताओ इंटरेस्ट कितना, 300 का इंटरेस्ट आ गया। बताओ कम प्राइस क्या कहलाने, 20,000। अब यहाँ कोई ब्रोकरेज वगैरह होती तो ब्रोकरेज यहाँ क्या कर देते, बट यहाँ कोई ब्रोकरेज, तो यही मेरी क्या हो गई, जल्दी से बताओ, सेल प्राइस कितनी हो गई, 20,000 हो गई कि नहीं। अब मेरे को यहां से माइनस करना है, क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने कॉस्ट वाले इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिए, कैसे करते हैं, तो वेटेड एवरेज में भाई जो आपने खरीदे बस वो लिखना है। बताओ 59,000 में कितने खरीदे थे, बताओ 59,000 कॉस्ट आई थी, बताओ कितने इन्वेस्टमेंट की, 600, कितने थे, फिर आपने और खरीदे, जल्दी से बताओ, फिर आपने और खरीदे कितने, 9,800 और खरीदे। सारे बच्चे बताओ 9,800 में कितने खरीदे, तो टोटल कितने हो गए थे, 700। ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, इसमें से कितनी यूनिट बेच रहे हो, 200। सारे बच्चे बताओ क्या कॉस्ट आ गई, बोलो जी, 19,650, इतनी कॉस्ट वाले बेच दिए। सारे बच्चे बताओ क्या आपके पास यहाँ लॉस आ रहा कि प्रॉफिट आ रहा है, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो प्रॉफिट है, बताओ कितना, 343 का प्रॉफिट हो गया। बस अब आपको ये फिट करना है, सब कुछ लिख देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में, बेचा है इसलिए क्रेडिट करोगे 1 जुलाई 2017 को, यहां लिख दो बाय बैंक। कितनी फेस वैल्यू वाले बेचे पहले तो बताओ, 20,000, कितनी बेटा, इंटरेस्ट बोलो 300, सेल प्राइस बोलो 20,000, प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, क्या बताया था, प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, 1 जुलाई 2017 को जो प्रॉफिट हुआ वो कहां ट्रांसफर कर दो, P&L में। कितने का प्रॉफिट, 343 का प्रॉफिट P&L में गया, काम खत्म हो गया। लेकिन मैंने बोला था यहीं छोड़ना मत, यहां एक और निकाल लो। अब कितने बचे इन स्टॉक, बताओ कितने बचे, तो मैंने बोला था ये सेम कैलकुलेशन रहेगा, बस इसमें क्या चेंज कर दो, नंबर ऑफ यूनिट। बताओ कितना स्टॉक बचा, 700 था, 700 में से 200 बिक गया, तो बताओ कितना बचा, 500 बचा। क्लियर है कि नहीं, 500 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 700 थी, 700 में से कितनी बेचती, 200, तो कितनी बची, 500 मल्टीप्लाई बाय 500, बताओ कितना आया, 49,143। ये बड़ी कॉस्ट आ गई, इतना बचा है मेरे पास अभी। क्लियर है कि नहीं, ये आगे काम आएगा क्योंकि फिर से वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये वाली डेट भी गई हमारी जुलाई, जुलाई के बाद आया अक्टूबर, 1 अक्टूबर। सारे बच्चे बताओ 1 अक्टूबर की
पहले क्या ड्यू डेट मिल गई, अब ड्यू डेट पे हमको इंटरेस्ट निकालना रहता है, यहाँ टाइम काउंट करना है क्या, कितने महीने का होगा, 6 महीने का होगा। सारे बच्चे बताओ, एक और वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर कौन सा हो गया, जो भी होगा 5 6 जो भी हो, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, कौन सा, 30 सितंबर 2017। क्या बचा आपके पास, 50,000 फेस वैल्यू, 500 मतलब 50,000 ही बचे हैं कि नहीं, 50,000 पर 6% से कितने महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट, बोलो रे, 1500 आया कि नहीं, तो 1500 का इंटरेस्ट रिसीव हो गया होगा, लिख दो कौन सी तारीख को, 30 सितंबर 2017 को इंटरेस्ट मिला बाय बैंक, बताओ कितना, 1500 का इंटरेस्ट लिख दो, खत्म हो गया इंटरेस्ट वाले कॉलम में, कोई दिक्कत। अब जल्दी जल्दी बताएंगे नेक्स्ट आइटम, फटाफट फटाफट बताएंगे, इसके बाद वर्किंग नोट नंबर बनेगा नेक्स्ट वाला, बताओ वो कौन सा होगा। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है हमने फिर से परचेज करा, क्या करा, वो भी कौन सी तारीख को, 1/10, कौन सी तारीख को, लो मैंने एक डेट और डाल दी, 1/10। सारे बच्चे बताओ कितना समय निकला, कितने महीने, भाई साहब बोलो 1 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर आया, 1 महीने निकल गया, कितना, 0, कितना बेटा, 0 मतलब यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं आया था, मैंने आपको पढ़ाया ही था कि जस्ट ड्यू डेट से जस्ट एक दिन बाद खरीदते हो तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 0, यहाँ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बस निकाल लेते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम पीरियड मेरे को पता चल गया है कि भैया 0 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, भैया वही प्राइस लिखते हैं, कम प्राइस, इसमें से क्या माइनस से होते हैं, इंटरेस्ट, तो कौन सी प्राइस आती है, एक्स प्राइस। आपको क्या दे रहा था क्वेश्चन में, देखो आपको क्या दे रहा था, 98 कम, कितनी यूनिट खरीदी, 50, लो भाई लिखो, कम प्राइस दे रखी, 50 इंटू 98, बोलो रे कितना हुआ, 40, सही है। इंटरेस्ट निकाल के दिखा दो, 50 इंटू 100 इंटू कितने परसेंट, 6% इंटू 0/12 कितना आएगा, 0। बताओ एक्स प्राइस क्या होगी, अगर कोई ब्रोकरेज होती तो इसमें क्या कर देते, क्या कोई ब्रोकरेज है, तो छोड़ो, यही मेरा क्या हो गया, कॉस्ट, कितनी हो गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलो 40, समझ में आया। बस इसको आप लिख दो, कौन सी तारीख को खरीदे, डेट डाल दो, 1/10/2017, क्या लिखोगे, टू बैंक, हाउ मच वैल्यू इज दैट, 5,000, बोलो। इंटरेस्ट में कुछ भी, इधर कितना लिख दो, कॉस्ट में 40, सही है, ये मैटर खत्म। आगे आ जाओ, फिर बोल रहा है 1/11 को 200 और बेच दिए, 1/11, ये लो एक डेट और डाल दी, 1/11, लास्ट ड्यू डेट तक जाना है भैया, लास्ट ड्यू डेट तक, पता भैया लास्ट ड्यू डेट कब आ रही, 1/11 से पीछे जाओ, 1/11 से 30 सितंबर मिल गई, बताओ कितने महीने हो गए, पूरा 2 महीने हो गए, जोर से बोलो, क्या 1 महीने ही हुआ है, तो इधर 1 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, वैसे टाइम काउंट करना है पिछली ड्यू डेट तक जाके, लिखो वर्किंग नोट बनाते हैं, लास्ट वर्किंग नोट कौन सा, फटाफट बोलो कौन सा वाला वर्किंग नोट है, 7, वर्किंग नोट नंबर 7, हाँ कैलकुलेशन, हाँ बोलते जाओ सुन रहा हूं मैं, वर्किंग नोट, हाँ 6 वाले में 0 कम इंटरेस्ट प्राइस दे रखी थी,
इंटरेस्ट जीरो है क्योंकि टाइम डेट है ही नहीं, तो प्राइस यही रहेगी, ब्रोकरेज कुछ है नहीं, तो यही कॉस्ट हो गया। हाँ, इंटरेस्ट एंड क्या निकालना है यहाँ पर, सेल प्राइस है ना, एंड प्रॉफिट और लॉस और इन स्टॉक सब निकाल लेते एक साथ ही। चल तो माइनस हो जाता, बिल्कुल, यही वैल्यू हमारी कॉस्ट कहलाती। इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख देते हो और क्या। हाँ, सारे बच्चे बताओ यहाँ पर प्राइस क्या लिखते हैं सबसे पहले, ओए, फिर यहाँ क्या लिखोगे, पक्का बताओ फिर क्या आएगी यहाँ पर। अब आप मेरे को बता दो क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कम दे रखा है, एक्स से रखा, एक्स 99, तो 200 इंटू 99 कर दो, 200 इंटू 99 बोलो रे, 19, ये आ गई, इंटरेस्ट निकाल दो, 200 इंटू फेस वैल्यू कितनी 100 इंटू कितने परसेंट, इंटू 1/12 कितना, तो ये कितना कहलाना 19,900। अच्छा, कोई ब्रोकरेज होता तो प्लस होता कि माइनस होता, कोई ब्रोकरेज वगैरह है क्या, तो यही मेरी सेल प्राइस हो गई। चलो भाई, सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल गई कितनी, 19,800। अब बताओ इसमें से क्या माइनस कर दूं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये हमारे लिए देखो कितना इजी हो गया, लास्ट हमारे पास कितने के बचे थे, लास्ट ये रहा है, क्या मेरे पास ये वाली वैल्यू बची थी, कितने बचे थे और 500, तो इधर 49,143 कॉस्ट है कितनी यूनिट की, 500 प्लस, आपने और खरीद लिए, हाँ सर इसके बाद हमने कुछ और खरीद लिए, कितने के खरीदे, 4,900 के, कितने 50, 4,900 के 50 और खरीद लिए, 50 जोड़ दो, तो हमारे पास 550 हो गए, इसमें से कितने बेच दिए, 200, मल्टीप्लाई है 200 कर दो, बताओ कितना आया कॉस्ट, कितना 19,652, कितने का बताओ सारे बच्चे बताओ, प्रॉफिट पॉजिटिव बच रहा कि निगेटिव, पॉजिटिव बचा, ये प्रॉफिट हो गया कितना 148 का प्रॉफिट हो गया, लिखवा दो सब ऊपर, सारे बच्चे बताओ क्या क्या लिखोगे यहां पर, कौन सी तारीख, 1/11/2017 को क्या लिख दो, बाय बैंक कितने में दिए 20,000, कितना इंटरेस्ट 100, कितने में 19,800, सही है क्या, बोलो, सेल प्राइस 19,800 थी, प्रॉफिट लिखवा दो, प्रॉफिट यहाँ आएगा 1/11, लॉस होता तो क्रेडिट, प्रॉफिट है तो डेबिट, बताओ 2017 को 2 P&L कितना 140, P&L में गया, खत्म, कोई दिक्कत। अब चलो ये डेट भी गई, खत्म हो गया क्वेश्चन, डेट गई, डेट गई, पहले तो बताओ अब यहाँ स्टॉक मेरे को बताओ, स्टॉक कितना बचा है, तो इतना कैलकुलेशन तो सेम रहेगा, 200 बिक गए हैं इसमें से, 550 में से 200 बिक गए हैं, बताओ कितने बचे हैं, 350 बचे हैं, 350 से मल्टीप्लाई करना और बताना कॉस्ट कितनी आई, हाँ 34,391, सही है, कोई दिक्कत, बस मैटर खत्म। अब क्या बच गया जल्दी जल्दी बताओ, ये हमने निकाल लिया स्टॉक, अब आ गए हम इस डेट पे, लास्ट डेट, लास्ट डेट ड्यू डेट है क्या, ड्यू डेट है क्या, फिर से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, पीछे जाओ, ड्यू डेट कितने आ रहा, 3 महीने पहले आ रही है कि नहीं, तो इस डेट को भी 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, तो लास्ट में 3 महीने का इंटरेस्ट और बचे हुए डिवेंचर पे इंटरेस्ट और निकाल दो, लेट्स गो कैलकुलेशन और
इसको कुछ बोलते थे, याद आया? क्या बोलते हैं? अक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते थे? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन, जोर से बोलो, कौन सी डेट? ईयर है, ऑन ईयर है। कब है? 31 दिसंबर 2017। कितना बचा है? 35,000। कैसे पता 35,000 बचा? 385 बचेंगे कि नहीं? 35,000 की फेस वैल्यू पर 6% से कितने महीने का? बताओ कितना आएगा? 500 इंटरेस्ट आ गया। बस लिख तो यहां, कहां पर? सीडी में। 31 दिसंबर 2017 बाय सीडी कितना बचा? 35,000। इंटरेस्ट कितना? 500 बचे। कॉस्ट कितनी? वो भी इन स्टॉक कितना आई थी? 34,390। बस अब ये सब टेली कर लो, फेस वैल्यू तो टेली हो ही गई। इंटरेस्ट वाली चीज 31 दिसंबर 2017 को कहां चला जाएगा? P&L में। बताओ, यहां का टोटल लगा लो, सारा इंटरेस्ट जोड़ो जरा, कितना हो रहा है? जोड़ दो, 2100 प्लस 300 प्लस 1500 प्लस 100 प्लस 525, बोलो कितना हुआ? उसमें से माइनस कर दो 900, 250, बोलो कितना? 3,375 रुपए P&L में गया, अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म। अभी डिबेंचर मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इसमें सब पॉइंट आ गए। बताओ कौन कौन से पॉइंट आ गए? परचेज सेल आ गई, अक्रूड इंटरेस्ट का पॉइंट भी आ गया, ओपनिंग क्लोज, ड्यू डेट अलग अलग थी वो भी आ गया, सब पॉइंट हो गए। अभी ये क्वेश्चन आप कर लेते तो काम खत्म हो गया फिक्स्ड इनकम मीरिंग सिक्योरिटी का। इससे ज्यादा कुछ थोड़ा ना पूछते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं? बोलो, करते बनेगा कि नहीं? तो ये थी हमारी फिक्स्ड इनकम मीरिंग सिक्योरिटी। क्वेश्चन वही तुम्हारा ही वाला है। ये लो, सबको समझ में आ गया? कुछ पूछना है? अभी ये क्वेश्चन करो, काम खत्म। क्लियर? ये कौन सी सिक्योरिटी हो गई? हाँ जी, हाँ, क्या निकाला? ये लो, हाँ, ये सेम। इतने में से इतनी बिक गई, कितनी बची? तो 350 की कॉस्ट है। मैं हो गया पता, लोगों ने बोला मैंने लिख दिया। देखना ये कैलकुलेशन करके सही है क्या? अरे जोड़ो, 49143 प्लस 4,900 डिवाइड बाय 550 मल्टीप्लाई बाय 350। ये पुराना बचा था सेल के पहले, ये रहा, ये 500 यूनिट बची थी यहां से। ठीक है, यही पूछना थी, सीधा पूछना था नहीं ये कहां से लिया। कैलकुलेशन गलत बोल रही तो मैंने कहा कैलकुलेशन बच्चों ने गलत कर दी। चलो कर लोगे क्या? किसी को कुछ पूछना है? टाइमलाइन बता दो। अब देखो, ये टाइमलाइन बनाने का फायदा समझ में आया क्या? पीछे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते जाना है ड्यू डेट तक, बस कुछ नहीं है, दिक्कत ही नहीं है इस चैप्टर में। समझ में आया कि नहीं? अब लिखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर, फालतू बातें नहीं। लास्ट लिखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर। अगर इन्वेस्टमेंट कहां कर रखा है? शेयर्स में कर रखा है, इक्विटी शेयर्स में कर रखा है, तो इसमें 3 पॉइंट आते हैं, लिख लो। पहला पॉइंट क्या बताया था? जल्दी जल्दी बताओ। डिविडेंड। कौन सा पॉइंट? डिविडेंड का पॉइंट समझाया था। अब डिविडेंड में रूल क्या है? डिविडेंड में रूल ये है कि अगर डिविडेंड आउट ऑफ एक्विजिशन प्रॉफिट से मिला, या डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है,
कहां से मिला है? अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिला है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या करोगे? जल्दी से बताओ। क्रेडिट। बोलो आया ना? और पोस्ट एक्विजिशन से मिला है तो मैंने क्या बोला था? फटाफट बोलो। डिविडेंड वाले कॉलम में ही बुक करोगे और इसको क्या मानोगे? जल्दी से बोलो। इनकम। याद आया कि नहीं? ऐसा क्यों सर? आप बताओ, आपने शेयर महंगे खरीदे तो डिविडेंड का पैसा भी दिया होगा कि नहीं? आप जब डिविडेंड का पैसा देके आए और आपको पैसा वापस मिल गया तो मैंने बोला था आपको उसको कॉस्ट में से क्या करना पड़ेगा? माइनस। अच्छा, आपने पैसा लगा दिया, कंपनी ने कुछ कमाया, फिर आपको पैसा दिया, तो वो आपकी क्या है? इनकम है, वो इनकम मानेंगे। अब यहां पर ये तो हमने पढ़ा, लेकिन बेसिकली इन रूल को अप्लाई कैसे करना है? तो मैंने बोला था देखो, इसको अप्लाई करने का सिंपल सा फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो पुराने इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं इससे मिलने वाला सारा डिविडेंड, इससे मिलने वाला सारा का सारा डिविडेंड, चाहे वो करेंट ईयर का हो, चाहे वो कब का हो, फटाफट बोलो, प्रीवियस ईयर का हो, क्योंकि इसकी डेट पता नहीं होती कि ये कब खरीदे थे, इसलिए इन पे मिलने वाले डिविडेंड को हमेशा क्या मानोगे? इनकम। वो आपने न्यू परचेज करे, मैंने आपसे बोला था जो आपने क्या करे हैं, जोर से बोलो, न्यू परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो अभी अभी खरीदे हैं। बोलो आया ना? एक्सक्लूडिंग बोनस और राइट। एक्सक्लूडिंग बोनस और राइट, क्योंकि बोनस और राइट आईपीओ के थ्रू खरीदते हो तो उस पर मिलना वाला डिविडेंड तो पूरी इनकम है, उस पर कहना नहीं लगाना अगर उस पर डिविडेंड मिल रहा है तो। बट जो आपने पुराने शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदे वो आपके लिए पुराने, बट कंपनी के लिए, सॉरी, आपके लिए नए हैं बट कंपनी के लिए पुराने हैं। ऐसे केस में अगर डिविडेंड कब का है? फटाफट बोलो। आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर का। कब का? जोर से बोलो। प्रीवियस ईयर का। तो इसको मैंने बोला था क्योंकि आपने इसी साल खरीदे हैं इसलिए ये आपका कहां जाएगा? जोर से बोलो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाएगा, आप सीधा कॉस्ट में से माइनस करोगे। क्लियर है कि नहीं? बट अगर डिविडेंड आपको करेंट ईयर का रिसीव हो रहा है, डिविडेंड कब का रिसीव हुआ है? डिविडेंड रिसीव्ड इन करेंट ईयर, आपको करेंट ईयर का रिसीव हुआ है तो सारे बच्चे बताओ, मैंने बोला था फिर यहां आप क्या करोगे? टाइम रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो? जोर से बोलो। टाइम रेशियो निकाल लो। कितना प्री पीरियड का टाइम है और कितना पोस्ट पीरियड का टाइम है, उस प्री और पोस्ट में डिवाइड कर देना। प्री पीरियड का क्या करोगे? फटाफट बोलो। कॉस्ट में लिख देंगे और पोस्ट पीरियड का जो होगा वो क्या हो जाएगी? जोर से बोलो। इनकम हो जाएगी। उस केस में आपको दोनों रेशो में बांटना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? काम खत्म हो गया। ये डिविडेंड के रूल थे। इसके बाद डिविडेंड के बाद दूसरा रूल था बोनस का। किसका था बेटा? बोनस। बोनस की मैंने आपसे बोला था कोई एंट्री नहीं होगी, केवल और केवल बोनस का डिस्क्लोजर आएगा। वो भी कहां पर? सुनाई नहीं दिया? वो भी कहां पर? फेस वैल्यू या नंबर बढ़ाओगे। कॉस्ट वाले कॉलम में कुछ भी, बोनस में कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्लियर है कि नहीं? फिर मेन पॉइंट आता है जहां लोग पगलाते हैं, वो है सेल ऑफ राइट। सेल ऑफ, सारे बच्चे ध्यान रखना, सेल ऑफ राइट का मतलब ये है कि आप शेयर नहीं बेच रहे हो, चिट्ठियां बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? चिट्ठियां। क्या नहीं बेच रहे हो? शेयर नहीं बेच रहे। तो सबसे पहले तो आप निकालोगे नंबर ऑफ राइट कितने मिले हैं। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ राइट। वो कैसे निकालोगे? जो आपके पास पुराने शेयर है, ओल्ड शेयर है, प्लस अगर आपको इसके पहले क्या मिल गया था? जोर से बोलो। बोनस शेयर मिल गए थे तो इन पे भी चिट्ठी मिलेगी। बोलो। इनको जोड़ के मल्टीप्लाई कर दोगे राइट रेशो का। किसका मल्टीप्लाई कर दोगे?
राइट रेशो कितने के बदले कितना है, तो आपके पास नंबर ऑफ राइट आएंगे, क्या आएंगे, नंबर ऑफ राइट। क्वेश्चन इज सेइंग कि इसमें से कुछ राइट हमने सेल कर दिए हैं, हम राइट क्या कर दिए हैं, सोल्ड कर दिए, सेल कर दिए। तो जो राइट सेल करे हैं ना, उससे आपको जो पैसा मिला उसके दो ट्रीटमेंट है। उसके कितने ट्रीटमेंट है बेटा, दो ट्रीटमेंट है। सारे बच्चे बताओ कौन कौन सा देखोगे। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि ओल्ड शेयर परचेज किए थे कम राइट, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है आफ्टर राइट इशू शेयर प्राइस डिक्रीज। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड मिलता है कि शेयर जो खरीदे गए थे वो कम राइट खरीदे गए थे, या राइट इशू आने के बाद शेयर की प्राइस क्या हो गई, गिर गई, बोलो इसको सीधा कहां लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दोगे। याद रहेगा कि नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। ये वर्ड मिले तो ही क्रेडिट करना है। कौन कौन सा वर्ड मिले, या तो क्वेश्चन क्या बोले, शेयर परचेज एट कम राइट प्राइस, या फिर क्वेश्चन क्या बोले, आफ्टर द राइट इशू शेयर प्राइस इज डिक्रीज, गिर गई, तो सीधा इसको उठा के कॉस्ट में लिख देना। बोलो किसी को कोई दिक्कत, हाँ है ना, कहां डाल दोगे, कॉस्ट में। पैसे तो कॉस्ट में केवल उतना जाता है जितना लॉस हुआ, उससे ऊपर की चीज पीएनएल में जाती है। बट इन जनरल आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना वो लॉस ज्यादा ही होगा, तो आपको उठा के पीएनएल में डाल देना, समझ, सॉरी सीधा उठा के पूरा का पूरा कॉस्ट में डाल देना। समझ में आया कि नहीं, बोलो लिख लोगे कि नहीं, कहां डाल दोगे, कॉस्ट। मतलब क्वेश्चन इंडिकेट दी कि इसको कॉस्ट में लिखो, क्वेश्चन इज साइलेंट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, ना ये लिखा ना ये लिखा। तो सेल ऑफ राइट आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम। फिर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा ही नहीं, सीधा कहां चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। फिर इसकी नो एंट्री इन इन्वेस्टमेंट, फिर आपको इन्वेस्टमेंट में कोई एंट्री नहीं करना है, नो एंट्री इन इन्वेस्टमेंट। सारे बच्चे बताओ किसी को कोई दिक्कत, बोलो, फिर एंट्री मत करो किसी सेल ऑफ राइट की, बोलो क्लियर, नहीं आया समझ में, क्या गया। कब लिखोगे कॉस्ट वाले कॉलम में, कब लिखोगे, जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो, कम राइट प्राइस खरीदे, या फिर शेयर की प्राइस गिर गई, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करोगे इसको, नहीं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा ही नहीं, ये फालतू है, बाहर करो इसको। क्लियर, इलेमेंट इंफॉर्मेशन अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कोई देनी देना नहीं है इसका। फिर क्लियर। दूसरा, वो राइट आपने होल्ड कर लिए, जो चिट्ठियां आपके पास बच गई, जो चिट्ठी आपके पास क्या हो गई, इसके आप क्या खरीदोगे, फटाफट बोलो, शेयर, तो परचेज द शेयर, आप इससे शेयर खरीद लो। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, जो आप खरीदोगे शेयर, उसकी एंट्री तो आपको आती है, क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट, क्या कर दोगे, कौन सी प्राइस पर, परचेज प्राइस पर, कौन सी प्राइस पर, परचेज प्राइस पर। समझ में आया कि नहीं, परचेज प्राइस पर उसको क्या कर दोगे, फटाफट बोलो, डेबिट, काम खत्म हो गया। क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन बोले 5, जैसे 50,000 राइट मिले थे, कितने मिले थे जोर से बोलो, उसमें से 30,000 राइट बेच दिए, कितने बेच दिए, 30,000 बेच दिए, उसका ट्रीटमेंट हो गया। अभी कितने राइट बच गए, 20,000 आपके पास बच गए कि नहीं। ये जो 20,000 बच गए, आप क्या करोगे इसका, हम क्या मानेंगे कि हमने इनसे शेयर खरीद लिए, क्या खरीद लिए, शेयर, हमने ऑप्शन पे परचेज ले लिया, शेयर खरीद लिए, शेयर खरीद लिए, तो फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो एंट्री क्या डालोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ रहा कि नहीं, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं, बोलो किसी को कोई दिक्कत। ये किसका पोर्शन हो गया, फटाफट बोलो, जल्दी से बताओ, ये किसका हो गया, सेल ऑफ राइट का। बस ये 3 पॉइंट है, बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें, हाँ जी बोलो।
क्या हो रहा? कौन सा वाला? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओ चैप्टर में पढ़ाया था, लॉजिक वहां बताए थे चैप्टर के समय। उस समय क्या कर रही थी तू? अरे कितनी बार समझाया, आप मेरे से शेयर खरीदने आए, मेरे पास चिट्ठी भी है, मैं तुमको शेयर सस्ता दूंगा कि महंगा दूंगा? मेरे पास शेयर भी है और चिट्ठी भी है, और तुम मेरे से शेयर खरीद रहे हो। तो मैं महंगा खरीद रहे हो तो तुम क्या क्या खरीद रहे हो? शेयर और चिट्ठी दोनों। अब वो चिट्ठी बेचने से जो पैसा मिला वो तुम्हारी इनकम है। तुमने मेरे को काय काय का पेमेंट किया? हाँ हाँ, अब मैंने तुमने चिट्ठी उसको भेज दी बाजू वाली को, तो तुम्हारी इनकम हो गई, कॉस्ट की रिकवरी हुई, इसलिए कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो इसलिए लिखा है कम राइट प्राइस पे खरीदे हैं, तो कॉस्ट में से क्या करोगे? माइनस, कॉस्ट में क्रेडिट करोगे। और कम राइट शेयर होते हैं तो ही शेयर की प्राइस गिरती है, नहीं तो शेयर की प्राइस उतना, जितना वैल्यू लॉस हुआ उतना ही जाता है। बट इन जनरल मैंने आपसे बोला ना, लॉस जाता ही होगा, इसलिए पूरा डाल देना, दिमाग मत लगाना। समझ में आया कि नहीं? जितने भी क्वेश्चन है सब में ऐसे ही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वो ठीक है, अपन ने उस समय देखा था, कैलकुलेशन अलग अलग किया था कि अप टू द अमाउंट ऑफ लॉस ही कॉस्ट में डालना है, उससे ऊपर का इनकम मानना है। बोलो आए ना, क्वेश्चन करवाए थे। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों चीजें दिखाता हूँ, फटाफट फटाफट यहाँ देखना, तीनों चीजें दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, तीनों केस दिखा रहा हूँ, सेल ऑफ राइट के तीनों केस दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ सेल ऑफ राइट के तीनों पॉइंट दिखा रहा हूँ। देखो सारे बच्चे यहाँ देखो, सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। 1 अप्रैल 2017 को एक्स लिमिटेड हैड कितने शेयर, एबीसी लिमिटेड कितने रुपए में खरीदे थे? ये मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा 10,000, 1,20,000, मेरे पास ये शेयर है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है फेस वैल्यू है 10 रुपए की, 1/1/2018 को एबीसी लिमिटेड ने ऑफर किया 2 राइट शेयर फॉर एवरी कितने रुपए की प्रीमियम पर? मतलब मेरे को शेयर खरीदूंगा तो कितने का मिलेगा बताओ? 10 का शेयर है, 3 की प्रीमियम, मतलब इशू प्राइस क्या हो गई? मेरे को 13 रुपए का शेयर मिलेगा। अब बोल रहा है एक्स लिमिटेड हाउ वी आर सोल्ड द राइट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर, उसने कितने रुपए पर शेयर के हिसाब से राइट बेच दिया? 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से राइट बेच दिया। सारे बच्चे बताओ, पहले तो मैं कैलकुलेशन करूंगा नंबर ऑफ राइट कितने मिले, कैसे निकाला? 10,000 शेयर थे, 2/5 मतलब कितने राइट आए? अब क्वेश्चन बोल रहा पूरे बेच दिए, कितने के भाव से? ओके अच्छा, क्वेश्चन में कहीं मिला कम राइट प्राइस खरीदे थे, कहीं मिला शेयर की प्राइस गिर गई, तो बताओ ये जल्दी से बताओ, ये पूरा का पूरा 8,000 कहां चला जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जरा ये वाला केस देखो, केस नंबर 2। अब क्या लिखा? 1/4/2017 को एक्स लिमिटेड के पास कितने शेयर थे? किसके? कितने रुपए वाले? फेस वैल्यू कितनी? बोले लाइट ऑफर हुआ कितना? 2 शेयर, कितने के बदले में? कितने रुपए की प्रीमियम? अब आगे पढ़ो, एक्स लिमिटेड हाउ वे आर सोल्ड दिस राइट एंटाइटलमेंट एट रुपीज, लेकिन immediately after the share the sorry share is become a x right, मार्केट वैल्यू जो है वो 11.5 बची। क्या वैल्यू गिर गई? वैल्यू गिर गई मतलब खतरा। अब इसको इनकम कॉस्ट में से माइनस करना है। पहले ये देखो आपको लॉस कितना हुआ, आपके पास शेयर कितने थे? जोर से बोलो, ये आपने कितने के खरीदे थे, अब कितने के बचे? कितने का लॉस? 0.5 का लॉस एक शेयर पर। ऐसे टोटल शेयर कितने थे? तो 10,000 शेयर पे कितना लॉस? 5,000 का लॉस हुआ है कि नहीं? तो 5,000 का जो लॉस है वो तो कॉस्ट की रिकवरी है, उससे ऊपर इनकम होगी तो P&L में जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट कितना मिला आपको? जोर से बोलो, आपने कितने में बेचा? अब मैंने आपसे बोला बताओ कितने का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आएगा? जोर से बोलो। 5,000 मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आएगा, उससे ऊपर मेरे को मिला है तो मेरी क्या है? P&L में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कितने रुपए कॉस्ट में लिखोगे? तो ये देखो मैंने 5,000 यहाँ लिखा तो ये 11.5 पे आ गया ना, सब कुछ बराबर हो गया, खत्म। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अच्छा क्वेश्चन खाली ये बोलता, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोलता प्राइस गिर गई, ये नहीं बताता कितने से गिरी।
तो पूरा 8,000 में कहां डाल देता कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट। मैं ये बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन ऐसे सड़े आते हैं जिसमें बताते ही नहीं कितने से गिरी, क्या हुई, बोलते गिर गई। तो मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि इसको कॉस्ट में डाल दो। समझ में आया कि नहीं? बोलो। ये क्वेश्चन बोलता कम राइट खरीदे थे, क्या खरीदे थे? आप बता ही नहीं रहे कितने से गिरी, क्या हुआ, बस लिखा है कम राइट खरीदे थे। मतलब वो क्या चाहते हैं, पूरा का पूरा उठा के कहां डाल दो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में डाल दो। अगर ये आ जाए ऐसा वाला क्वेश्चन कि इतनी गिरी तो बात अलग है। समझ में आया कि नहीं? अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो एक और। अब मान लो ये 11 हो गई, कितनी हो गई? सारे बच्चे बताओ 11 हो गई, तो फिर लॉस 1 रुपए का हो गया। अब 1 रुपए का हो गया मतलब लॉस कितना है? 10,000। कितना हो गया? लेकिन क्या पूरा 10 रिकवर हुआ? कितना रिकवर हुआ? तो हम कितना डाल देंगे? 8, और बाकी 2,000 अपने आप ही पीएनएल में चला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि वैल्यूएशन तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर, तो इतने पे करना पड़ेगा। तो ये दो अपने आप ही पीएनएल में चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। तो मैं क्या बोल रहा था, लॉस जनरली ज्यादा ही होगा तो आप पूरा पीएनएल में डाल देना चाहिए, अपने आप ही मेंशन हो जाएंगी। क्लियर? बोलो अभी समझ में आ गया सेल ऑफ राइट? किसी को कोई दिक्कत? तो ये 3 पॉइंट है, सड़े से कुछ है ही नहीं सेल ऑफ राइट में। अभी कर लोगे। अब एक क्वेश्चन इसका है जिसमें सारे पॉइंट आ जाते हैं, आपके सारे के सारे पॉइंट आ जाते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है सारे बच्चे? ये वाला। कौन सा? सुंदर वाला। कौन सा? सुंदर। अभी देखो फटाफट, सुंदर के पास कितने शेयर थे, कितने रुपए के भाव से? मैंने लिख दिया 25,000, मतलब 2.5 लाख फेस वैल्यू। आप चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो। और कितने के खरीदे? 375। ये कॉस्ट हो गई, लिख दिया। आगे पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है हमने 20 को और खरीद लिए, कितने कितने के भाव से? तो ये लो 5,000, मतलब 50,000 फेस वैल्यू, और कॉस्ट कितनी हो गई? 80,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ समय बाद बोनस और राइट अनाउंस हुआ। बोनस क्या अनाउंस हुआ? 1:6। और राइट कितना, कितने में बेचा? आप 15 में खरीद सकते हो, एक शेयर 15 में खरीद सकते हो। ड्यू डेट है इतनी। अब सबसे पहले तो बताओ कौन सी डेट आई? बोनस की आई कि नहीं? तो पहले बोनस ले लो। बताओ बोनस में केवल क्या मिलेगी? फेस वैल्यू। आपके पास 3 लाख शेयर थे, 3 लाख मतलब 30,000 शेयर, 30,000 शेयर का 1/6। बताओ कितना बोनस मिल गया? तो फेस वैल्यू में लिखेंगे कॉस्ट वाले कॉलम में कुछ भी। समझ में आया कि नहीं? फिर मिला राइट। क्या मिला? जोर से बोलो। अब मेरे को पहले तो कैलकुलेशन ऑफ राइट निकाल के बताओ। तो राइट कितने मिले? 35,000 इंटू 3/7 कितने मिले? अब क्वेश्चन बोल रहा 1/3 राइट बेच दिया। कितना बेच दिया? तो पहले 15,000 का 1/3 करो, मतलब 5,000 राइट बेच दिए। कितने के भाव से? कितने में? अच्छा, क्वेश्चन में लिखा शेयर की प्राइस गिर गई, क्वेश्चन ऐसा लगा कम राइट खरीदे। तो बताओ ये 10,000 पूरी क्या हो गई? ये इन्वेस्टमेंट में कहीं भी। अभी कितने राइट बच गए? 10,000 के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो 10,000 शेयर हमने खरीद लिए होंगे, किस भाव से? 15 के भाव से खरीद लिए होंगे। तो ये 10,000 राइट हमने खरीद लिए हैं 15 के भाव से, 1.5 लाख लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? अब आपके पास आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको डिविडेंड मिला पिछले साल का, कितने परसेंट? पिछले साल का मिला। तो मैंने क्या पढ़ाया था? ओपनिंग बैलेंस पे तो इनकम, और जो नया खरीदा था उसको कॉस्ट में से क्या कर दोगे? समझ में आया कि नहीं? ये नए खरीदे थे कि नहीं? इन पे जो डिविडेंड मिला वो कॉस्ट वाले कॉलम में, इन पे जो डिविडेंड मिला वो डिविडेंड वाले कॉलम में इनकम। क्लियर है कि नहीं? तो ये दोनों डिविडेंड हो गया। क्लियर? फिर क्वेश्चन इज सेइंग कि हमने कुछ बेच दिए। कितने बेच दिए? 25,000 बेच दिए, इतने में लिख दिया। लेकिन इसका क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट और लॉस। तो भैया सेल प्राइस इतनी। अब ध्यान सुनना, इतने रुपए के हमारे ओपनिंग वाले थे, जो नए खरीदे उसमें से 10,000 की रिकवरी हो गई है, डिविडेंड की हो गई है कि नहीं? इनकी कॉस्ट इतनी और इनकी कॉस्ट इतनी, बोनस वाले की 0, टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय इतने वाले बेच दिए, कॉस्ट आ गई, इतने का क्या हो गया? सेम कैलकुलेशन, प्रॉफिट को हम लिख देंगे यहां पर, काम खत्म हो गया। कहां पर? ये देखो। क्लियर है कि नहीं? और ये हमारी क्लोजिंग वैल्यू आ गई। और ये सबको समझ में आया कि नहीं? डिविडेंड जो है वो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड। अभी इस क्वेश्चन में सब आ गया, समझ में आया कि नहीं? ये कर लो, काम खत्म हो गया। क्लियर है कि नहीं? एक ही क्वेश्चन में डिविडेंड भी है, बोनस भी है, राइट भी है, सब हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कर लोगे क्या? पक्का? तो छोटी छोटी सी थ्योरेटिकल बात है AS 13 में एक्स्ट्रा, ध्यान से सुनना। पहला,
इंटेंशन चेंज हो गया। क्या हो गया? पहले में क्या था? ईयर एंड पे नॉन करेंट, वैल्यूएशन ईयर एंड पे क्या मान के करोगे? जो पहले इंटेंशन था वही मान के, करंट इन्वेस्टमेंट वाला ही रूल लगाओगे। पहले क्या था? नॉन करंट, अब क्या हो गया? वैल्यूएशन नॉन करंट मान के होगा, जो पुराना इंटेंशन है उसी के हिसाब से। अभी इंटेंशन चेंज हुआ, वो अगले साल पे फर्क पड़ेगा, इस साल पे फर्क। दूसरी चीज, अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है? प्रॉपर्टी में, कि भाई आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा है, तो यहां एक पॉइंट आता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल, मेरे दोस्तों के साथ भी था। मुंबई के अंदर मेरे करीब 10 दोस्त, 10 से 15 दोस्त हैं हमारे, सब लोग सीए बने थे, सब साथ में ही थे, जैसे आप लोग क्लास में बैठते थे, सबके सब मुंबई गए, जॉब कर रहे थे मुंबई में। सबसे बड़ी दिक्कत होती है वहां पर जमीन खरीदना। सारे दोस्तों ने 4-5 साल तक तो किराए के मकान में रहते थे, और कुछ पैसा इकट्ठा किया। तो पैसा इकट्ठा हुआ तो बताओ, एक एक आदमी अकेला जमीन खरीद सकता है क्या? सबने क्या किया? 2-2 करोड़ रुपए कर इकट्ठा करके एक कंपनी में डाले। अब 15 लोग थे, 15 लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए डाले, तो कितने रुपए हो गए? 30 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। 30 करोड़ रुपए में उन्होंने एक जमीन खरीदी, उस जमीन पर बिल्डिंग बना ली। हर एक फ्लोर एक दोस्त का, हर एक फ्लोर ऐसे 10 फ्लोर की, 15 फ्लोर की मल्टी बांध दी, हर एक फ्लोर एक दोस्त का। अब फायदा क्या? जमीन भी हमारी, बिल्डिंग भी हमारी। क्लियर? लेकिन जमीन बनी किसके नाम से? कंपनी के नाम से। लोन किसका? कंपनी का। दोस्तों को फायदा, लोन का बर्डन, लोन का बर्डन किसके ऊपर नहीं है? दोस्तों के ऊपर। बर्डन किसका? कंपनी का। समझ में आया कि नहीं? लोन वहां से चुकेगा, बोलो। लोन कैसे चुकाएंगे? सारे दोस्तों को पता था कंपनी को रेंट देना है, कंपनी को क्या देना है? रेंट। मतलब वो रेंट बना दिया। क्लियर है कि नहीं? इंस्टॉलमेंट को क्या बना दिया? रेंट, डिवाइड कर दिया। अब सारे बच्चे सोचो, बिल्डिंग बन गई, सब कुछ बन गई। अब मैं, मेरे दोस्त के एक फ्लैट की वैल्यू क्या? एक फ्लैट की वैल्यू क्या? तो फ्लैट की वैल्यू उसकी शेयर की वैल्यू होगी। क्या होगी? उसको फ्लैट किस कारण से मिला? शेयर के कारण। किसके कारण से मिला? शेयर। तो बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग को अपने मेंबर्स को अलॉट कर दिया, पूछेंगे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, तो जो शेयर की वैल्यू होगी वही उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। याद रहेगा कि नहीं? बोलो, किसी को कोई डाउट? लास्ट पॉइंट, बाकी सब ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ये था हमारा क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 मैटर खत्म। क्लियर? चलो, तो आप पढ़ लो इसको, आप कर लो क्वेश्चंस, बाकी मिलते हैं शाम को एक बार और। थैंक यू, बाय बाय। फाइनल अकाउंट का रिवीजन और करवा दूंगा शाम को, काम खत्म हो जाएगा। किसकी? ये पीडीएफ चाहिए? तुम्हारे पास पहले से होगी, भेज देता हूँ।